क्या आप जानते हैं 20 साल की एक लड़की जो अपने घर में अकेली थी। परिवार के बाकी लोग अपने अपने काम पर गए थे। जब परिवार घर आया तो देखा कि बेटी यहाँ है ही नहीं, वो कहीं गायब हो चुकी है। इसके बाद परिवार ने उसको ढूंढना शुरू किया। पूरे गांव के लोग भी उसकी खोजबीन करने लग जाते हैं। इस तरह का केस उस इलाके में पहले कभी देखने को नहीं मिला था। शांति प्रिय जगह है। पुलिस के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। गांव के लोगों का प्रेशर था। इस केस को सुलझाने में ऑफिसर्स ने एक खेल खेला। मीडिया में अफवाह उड़ा दिया। इस पर सभी लोग भरोसा भी कर लेते हैं। आगे चलकर वो अफवाह भी सच निकल जाता है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं खुशबू जानी केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है गुजरात के वडोदरा डिस्ट्रिक्ट के पादरा तालुक से। यही चांसद नामक एक गांव पड़ता है। वैसे ये गांव ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से काफी स्पेशल जगह है। यहाँ भगवान स्वामीनारायण के 5th स्पिरिचुअल सक्सेसर प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म हुआ था। इस वजह से चांसद गांव के लोगों का भी आपस में काफी जुड़ाव था। सुख दुख में साथ रहते हैं। कभी किसी तरह का अपराध गांव में देखने को नहीं मिला था, पर यह तो कलयुग है। गांव के इस मकान में खुशबू जानी नाम की एक 20 साल की लड़की रहा करती थी। पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्रार, जीवन में कुछ अच्छा करना है यही इनका सपना था। फिलहाल तो ये बरोड़ा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रही थी। लास्ट ईयर में थी। घर में इनकी माता जी हैं हेमा जानी, जो एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में नौकरी करती हैं। ये वडोदरा में ही बिल रोड पर था। घर से करीब 6-7 किलोमीटर दूर होगा। खुशबू के पिताजी नहीं हैं। मीडिया के अनुसार मां ने दूसरी शादी कर ली। सौतेले पिता वडोदरा शहर में रहकर कोई नौकरी करते हैं, कभी कभार घर पर आते जाते हैं। खुशबू की एक बहन भी है तेजल जानी। उन्हें चांसद गांव में ही एक लड़के कल्पेश पटेल से प्रेम हो गया था। परिवार की मर्जी से उससे शादी कर ली। वो अपने ससुराल में रहती। कुल मिलाकर ये एक लोअर मिडिल क्लास परिवार है। 11 दिसंबर 2019 वेंसडे का दिन था, बुधवार। रोज की तरह रूटीन के अनुसार खुशबू सुबह में अपनी क्लास अटेंड करने जाती हैं। दोपहर में वापस घर आ जाती। उसके बाद ट्यूशन क्लासेस अटेंड करने जाना होता, जो पादरा टाउन में था। माँ भी अपने काम पर चली जाती और शाम को घर आती। 11 दिसंबर के दिन भी ऐसा ही कुछ होता है। पर शाम में माँ हेमा जब काम से घर पर लौटी तो देखा कि घर का दरवाजा बाहर से बंद है। इसका मतलब कि खुशबू कहीं बाहर गई होंगी। हालांकि कोई चिंता की बात नहीं है। कभी कभार ट्यूशन में लेट हो जाता या बेटी पढ़ाई के सिलसिले में नौकरी के फॉर्म लेने भी बाजार चली जाया करती। माँ घर के अंदर गई और भोजन की तैयारी करने लगी। कुछ समय और बीतता है लेकिन बेटी घर नहीं लौटी। माँ ने खुशबू को कॉल लगाया कि कहाँ रह गई, अंधेरा हो रहा है, लेकिन उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ बता रहा था। ये थोड़ी हैरानी की बात है। अब माँ ने अपनी दूसरी बेटी तेजल को कॉल किया। उससे पूछा कि खुशबू कहाँ गई, जाने से पहले तुमको कुछ बताया हो। तेजल भी ये सुनकर हैरान होती है और फौरन घर पहुंची। सेम विलेज में ही ससुराल और मायका दोनों है। तेजल के अनुसार आज इन्हें बैंक में थोड़ा काम था, इसलिए दोपहर में बहन जब क्लास से घर लौटी तो उसे लेकर बैंक गई थी। वहाँ काम पूरा होने के बाद तेजल खुशबू को लेकर वापस घर आती है। उसे यहाँ छोड़ने के बाद वापस ससुराल चली गई। वैसे बहन तेजल ही आखिरी ऐसी पर्सन है जिन्होंने खुशबू को सही सलामत देखा था। ऊपर से उसे घर लाकर छोड़ा था, फिर भी वो बिना बताए घर से कहाँ चली गई। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। कहीं दूर जाना होता या लौटने में देरी होती तो फोन कर दिया करती, लेकिन अभी तो उसका फोन स्विच ऑफ है। अभी तो ये बात करीबी लोगों के अलावा किसी और को पता नहीं चली थी। परिवार ने यह भी सोचा कि शायद खुशबू वडोदरा सिटी गई हो। वो शहर चांसद गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर था, बस से आते जाते हैं। यही सोचकर अब माँ हेमा, बेटी तेजल और दामाद कल्पेश तीनों लोग गांव के बस स्टॉप पर पहुंच गए। अगर बेटी वडोदरा गई होगी तो उसकी बस यहीं आकर रुकेगी। यहाँ इंतजार करते हुए उसका मोबाइल भी ट्राई कर रहे थे। इसके अलावा अपने जान पहचान के लोगों से भी बात करते हैं, बेटी उनके यहाँ गई हो। बस स्टॉप पर वेट करते हुए काफी समय बीत गया। वडोदरा से आने वाली आखिरी बस भी आ गई, उसमें भी खुशबू नहीं थी। माँ ने बेटी के 2 करीबी दोस्तों से भी कांटेक्ट किया था। वो भी कहते हैं कि आज सुबह से ही खुशबू को नहीं देखा। सुबह की क्लासेस अटेंड करने के बाद दोपहर में खुशबू जिस ट्यूशन में जाती थी वहाँ भी कांटेक्ट करते हैं। पता चला कि बेटी वहाँ भी क्लासेस अटेंड करने नहीं आई। जैसे जैसे समय बीत रहा था परिवार की चिंता और बढ़ रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो गई कहाँ पर। अगली सुबह होते होते गांव में भी ये बात फैल जाती है कि गांव की एक बेटी घर से गायब हो चुकी है। आमतौर पर दोपहर में लोग अपने अपने घरों में आराम करते हैं या काम पर होते हैं, जिस वजह से गांव के किसी भी व्यक्ति ने खुशबू को आते जाते नहीं देखा था। कहाँ गई, किसके साथ गई, कौन ले गया, घर पर उसका कोई दोस्त आया हो, किसी ने कुछ नहीं देखा था। मॉर्निंग क्लासेस से घर आने के बाद खुशबू की जो नोटबुक्स या किताबें वगैरह थीं वो भी घर में यूं ही पड़ी थीं, जो इस बात को दर्शाता है कि खुशबू को कोई छोटा मोटा काम याद आया होगा, इसीलिए जल्दबाजी में चली गई। परिवार वालों की जानकारी में खुशबू किसी से प्रेम करती, उसका किसी लड़के के साथ करीबी दोस्ती हो, गांव में किसी लड़के से ज्यादा बात करती हो, इस तरह की चीज भी नहीं। घर में उसके कपड़े, कीमती सामान सब कुछ यूं ही पड़े थे।
तो उसका कोई लव अफेयर हो, किसी के साथ चली गई हो, यह भी नहीं था। 10 दिसंबर को बेटी खुशबू ने क्लास पूरा करके घर लौटते वक्त एक महंगा चॉकलेट भी खरीदा था। उसे घर लाकर फ्रिज में रख दिया। वो चॉकलेट अपनी माँ को बर्थडे गिफ्ट के रूप में देने वाली थी। 12 दिसंबर को माताजी का बर्थडे था। आगे उसके लापता होने के बाद जब किसी काम से परिवार के मेंबर ने फ्रिज खोला तो वो चॉकलेट देखा। इस चीज ने माँ को और भी दुखी कर दिया था। जब गांव में बात फैली तो लोग इकट्ठा हुए, अपने अपने लेवल पर बेटी को ढूंढना शुरू कर दिया। परिवार और गांव के कुछ लोग वडोदरा शहर भी जाते हैं। वहां के बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, ऐसी जगहों पर खोजबीन की। बेटी का फोटो दिखाकर लोगों से पूछा जाता, दुकानदारों से पूछते हैं। करीब 3 दिनों तक गांव में ये सारा कुछ चलता रहा। अंतिम में परिवार पादरा पुलिस स्टेशन पहुंचा। 14 दिसंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस भी हरकत में आती है। एक बात है कि परिवार ने बेटे के गायब होने के 3 दिन के बाद पुलिस को रिपोर्ट किया। 11 की दोपहर में खुशबू गायब हुई थी और 14 तारीख को सुबह में थाने आकर रिपोर्ट किया, जबकि उसी दिन शाम तक कर देना चाहिए था। पादरा की लोकल पुलिस भी एक्शन मोड में आती है। इन्होंने खुशबू का फोन नंबर लेकर सर्वेलांस पर लगा दिया। उसके फोन की कॉल डिटेल्स और लोकेशन देखी जाने लगी। आखिरी बार किससे बात की होगी, उसका फोन आखिरी बार कहाँ लोकेट हुआ या स्विच ऑफ हुआ। खुशबू जानी एक मेहनती और पढ़ने लिखने वाली अच्छी लड़की थी। अपने परिवार में सबसे अधिक पढ़ने लिखने वाली मेंबर थी। उन्हें आगे और भी पढ़ना था। इनका सपना था या तो बैंकिंग सेक्टर में जाएं या MBA करें। हाल के दिनों में वो कई बैंकों के एग्जाम के फॉर्म्स भी खरीद कर लाई थी, पर उन्हें कुछ थोड़ा संशय भी था, क्योंकि एग्जाम एंट्री फीस 1000 रुपए थी। कहीं पैसे बर्बाद ना हो जाएं। फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी कुछ अच्छी नहीं। माँ ने बेटी का हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि पैसे की चिंता मत करो, ये सारा इंतजाम कर देंगी। वो फॉर्म्स अभी भी लिविंग रूम में पड़े थे और धूल खा रहे थे। इसी 14 दिसंबर की शाम को गांव के कुछ ग्रामीण आम दिनों की तरह अपने खेत में काम करने जाते हैं। पास में ही एक लेक या तालाब है। वैसे गांव में एक सेक्रेड लेक भी है, नारायण सरोवर। इस वाले लेक से उस तालाब की दूरी मुश्किल से 50 मीटर होगी। शाम को तालाब के अंदर किसी ग्रामीण ने अजीब सी चीज तैरती हुई देखी। ऐसा लगा जैसे किसी इंसान का पैर हो। वो देखते ही ग्रामीण डर गए और चिल्लाकर दूसरे खेतों में काम करने वालों को बुलाया। कुछ लोग जैसे तैसे तालाब से वो चीज बाहर निकालते हैं। बड़े से पॉलीथीन में कुछ पैक किया गया था। ऊपर से भारी भरकम लकड़ी का टुकड़ा भी केबल वायर के जरिए बंधा था। पुलिस को खबर दी गई। पुलिस की टीम तालाब के पास पहुंची। फॉरेंसिक टीम को भी यहाँ पर बुलाया गया। प्रॉपर कैमरे के सामने पॉलीथीन को खोला जाता है। हालांकि पैर दिख रहे थे तो अंदेशा था कि अंदर क्या हो सकता है। पॉलीथीन खुले ना, इसलिए ऊपर से केबल वायर बंधा हुआ था। पॉलीथीन का लेयर हटने के बाद एक मोटे कंबल का लेयर आया। साथ में साड़ी और ब्लैक कलर की शर्ट भी थी। सभी चीजें हटने के बाद एक इंसान मिलता है। उसके हाथ और पैर भी किसी नायलॉन की रस्सी से बंधे हुए थे। शुरू में ही सभी समझ गए कि ये कोई फीमेल है, लेकिन पहचान करना थोड़ा मुश्किल था। पानी की वजह से उसका चेहरा खराब हो गया था। ऐसा लगा जैसे कई दिनों से यहाँ पर पड़ी हो। इत्तेफाक से पैर की तरफ का हिस्सा ठीक से कवर नहीं हुआ था, जिसके चलते ग्रामीण ने उसे नोटिस किया और शोर मचाया। पुलिस यहाँ तालाब के आसपास और भी कुछ खोजबीन करती है, लड़की की पहचान लायक कोई और भी चीज मिल जाए। हालांकि सबके मन में एक संदेह था। 11 दिसंबर को एक लड़की गांव से गायब हुई है और गांव के ही तालाब में 3 दिन के बाद कोई लड़की मिली। इशारा एक तरफ था, कहीं वही लड़की तो नहीं। शुरुआती जांच पड़ताल के बाद उसे पादरा हेल्थ सेंटर भेज देते हैं पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस ने घटनास्थल पर मिले वो पॉलीथीन, कंबल, ब्लैक शर्ट, साड़ी, सबका एक प्रॉपर वीडियो और फोटो तैयार किया। सोशल मीडिया पर इन चीजों को सर्कुलेट करते हैं। उधर हेल्थ सेंटर में खुशबू की बहन और माँ पहचान करने पहुंचती हैं। कपड़ों से इन्होंने बेटी को पहचान लिया और जोर जोर से रोने लगी। वो खुशबू ही थी। इसके बाद गांव के लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता है। इन सब चीजों के पीछे आखिर कौन है? लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला। अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ो और कड़ी से कड़ी सजा दो। गांव के लोगों ने मिलकर एक और फैसला किया। ये लोग जिससे जितना हो सकता था उतने पैसे कंट्रीब्यूट किए। ऐसा करके करीब 2.5 लाख रुपए इकट्ठा होते हैं। ये पैसे उनको इनाम के रूप में दिए जाएंगे जो आरोपी का सुराग देगा। पुलिस को भी खुशबू के कॉल डिटेल में कोई खास सुराग नहीं मिलता है। वो किसी के साथ लंबी लंबी बातें करती हो, कई बार कॉल करती हो, ऐसा कुछ नहीं था। उसकी आखिरी लोकेशन भी चांसद इलाके में घर के आसपास दिखी थी। अपने ही गांव में फोन बंद हुआ था और वो भी मिली गांव के अंदर ही तालाब में। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं। वो तालाब में लड़की के पास से जो साड़ी मिली थी उस पर पुलिस ने ध्यान दिया। वो एक यूनिफॉर्म जैसा लग रहा था। पता करने पर सामने आया कि ऐसी साड़ी आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिला कर्मचारी पहना करती हैं। इसका मतलब कि घटना के पीछे जो भी है वो या तो उसके घर का कोई मेंबर आंगनवाड़ी में काम करता है। पुलिस ने गांव में सभी आंगनवाड़ी महिला कर्मचारियों से बात किया, लेकिन किसी पर भी कोई संदेह नहीं होता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि लड़की के सर पर किसी भारी भरकम चीज का यूज हुआ था। गले के आसपास तेजधार चीज का यूज हुआ हो। इसके अलावा हाथापाई, लड़ाई झगड़े के भी निशान मिले, जैसे कि लड़की ने अपने बचाव की कोशिश की हो। पुलिस तालाब के आसपास लगे कैमरों को एग्जामिन करना शुरू करती है। हालांकि ये तो गांव का बाहरी इलाका था। आसपास खेत खलियान हैं, पेड़ पौधे हैं। यहाँ CCTV कैमरे कहाँ लगे हो सकते हैं?
लेकिन इस तालाब के पास आने वाले रास्ते पर कई गलियां हैं जहां दुकानें हैं, वहां कैमरे लगे हो सकते हैं। पास में ही स्वामी नारायण मंदिर है, वहां पर भी कैमरा लगा हुआ था। पुलिस कैमरों की जांच तो करती है, उसमें ढेर सारे लोग आते जाते दिखे भी, लेकिन कोई अजीब या संदिग्ध गतिविधि नहीं दिखी। जो पुलिस ने तालाब के पास का वीडियो बनाकर सर्कुलेट किया था, तब एक परिवार के मुखिया के पास भी व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा। वो वीडियो देखते ही बिल्कुल सन्न रह जाते हैं। उसके बारे में आपको आगे बताते हैं। मीडिया में भी इस घटना को लेकर काफी बातें हो रही थीं। रिपोर्टर्स पुलिस से सवाल करते हैं, परिवार से भी बात करते हैं। खुशबू की मां ने कहा कि पुलिस इनके दामाद कल्पेश को अपने साथ ले गई है, लंबे समय से उसको थाने में बिठा रखा है, उससे पूछताछ कर रही है जब से खुशबू तालाब में मिली। पुलिस ऑफिसर्स डेली नया नया सवाल लेकर घर आते हैं और परिवार से पूछताछ करते हैं। एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि कल्पेश परिवार का करीबी है, उसे बस नॉर्मल बातचीत के लिए लेकर आए हैं। इसी दौरान पुलिस ने एक खेल खेला। घटना के पीछे जो कोई भी है उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हालांकि सीसीटीवी फुटेजेस से कुछ लोगों पर संदेह हुआ था, लेकिन उस पर अभी काम कर रहे थे। इसी में पुलिस ने मीडिया से बोल दिया कि इनको आरोपी का पता चल चुका है। वो स्वामी नारायण मंदिर में लगे कैमरे में दिखा है, सड़क से गुजर रहा था। ये फुटेज की और जांच करेंगे और पकड़ लेंगे। वो खुशबू का ही जानकार है, उसके परिवार का करीबी है। पुलिस ने ये अफवाह उड़ाया था जो तेजी से गांव में फैल गया। लोग सोचने भी लगे कि कौन हो सकता है, परिवार का कोई करीबी है, पर कौन? सभी तो अपने ही हैं, किस पर डाउट करें। अब दिनांक आया 16 दिसंबर 2019 का। स्वामीनारायण मंदिर में काम करने वाले कुछ लोग पुलिस के पास एक शिकायत लेकर जाते हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर के कैमरों की रिकॉर्डिंग जिस डीवीआर में स्टोर होती है, वो पूरा डीवीआर गायब है। सुबह में जब मंदिर आए तो वो वहां पर नहीं था। ये सुनते ही पुलिस का दिमाग घुमा। इन्होंने एक अफवाह उड़ाया था कि मंदिर के कैमरे में आरोपी दिखा है। आज उसी मंदिर के कैमरे की डीवीआर गायब हो गई। चोरी का एक केस रजिस्टर किया गया। अब तक इस केस में लोकल क्राइम ब्रांच, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और थाने की लोकल पुलिस सभी जुड़ चुके थे। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। चोरी की खबर मिलते ही पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड को लेकर मंदिर पहुंची। यहाँ आसपास के दुकानों में भी कैमरे लगे हुए थे। वहां की फुटेजेस चेक की गई। चोरी करने वाला कौन है? स्निफिंग डॉग ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई। जिस जिस रास्ते से वो चोरी करने वाला आया होगा, गया होगा, उन रास्तों से होते हुए गांव के ही एक घर के पास पहुंचे। घर में एक लड़का था, जय व्यास। कहीं कहीं हितेश व्यास भी नाम मिलेगा। पुलिस को इसके ही पास से वो डीवीआर बरामद हो गया। इससे चोरी करने की वजह पूछी जाती है, लेकिन ये ठीक से कोई जवाब नहीं दे पाता। इस लड़के की उम्र 18-19 साल थी। इसे पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं और सख्ती से बात किया गया। इसके बाद एक घटना का खुलासा होने वाला है। जय व्यास का घर खुशबू के घर से कुछ 100 मीटर ही दूर होगा। सेम विलेज में रहते हैं, पैदल आ जा सकते हैं। वैसे इन दोनों की दूर की रिश्तेदारी भी थी। दोनों के परिवार आपस में कुछ लगते भी। खुशबू रक्षाबंधन पर जय को राखी भी बांधा करती। ये मुंह बोले भाई बहन थे। दूर के रिलेशन में भी भाई बहन लगते हैं। जय व्यास मुझ महोदा के कॉलेज में पढ़ाई करता था। इसके साथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI भी जाता। इसके पिता महेंद्र भाई व्यास एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। माँ रक्षा बहन आंगनवाड़ी में काम करती हैं। जय का सामाजिक अपीयरेंस भी कोई खास नहीं था, बदनाम था। आसपास के लोगों के लिए ये झगड़ा करने वाला व्यक्ति था। इसके घर पर 2 बार किसी बड़े झगड़े में शामिल होने की शिकायत भी आ चुकी है। फिर भी इसके माता पिता समझाते नहीं, कंट्रोल नहीं करते। 11 दिसंबर 2019 की डेट दोपहर में खुशबू अपने घर पर मौजूद थी और कुछ काम कर रही थी। कुछ देर पहले ही क्लास से लौटी। उसके बाद बहन तेजल के साथ बैंक गई थी। बहन ने वापस इन्हें घर लाकर छोड़ दिया था और अपने ससुराल चली गई थी। घर में खुशबू के अलावा और कोई नहीं। सौतेले पिता वडोदरा में थे और माँ भी काम पर गई थी। उधर जय व्यास के घर की बात करें तो उसके पिता भी काम पर गए थे। दोपहर में जय अपनी माँ को स्कूटी से आंगनवाड़ी में काम पर ड्रॉप करता है। उसके बाद घर आया। इसके घर पर भी कोई नहीं था, ये अकेला था। वापस ही अपनी स्कूटी लेकर अब खुशबू के घर गया। इसने उससे रिक्वेस्ट किया कि किताबों पर कवर लगाना है, इसे ठीक से आता नहीं, तुम चलकर हेल्प कर दो। जय व्यास इसके लिए भाई जैसा था। दोनों के परिवार भी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे के घर आते जाते हैं। इसीलिए खुशबू को भी वहां जाने में कुछ संकोच नहीं होता। ये तैयार हो गई। सोचा कि भाई की हेल्प कर देती हूँ, आधे घंटे का काम है। ये उसके ही स्कूटी पर बैठकर चली गई। 1:15 या 1:30 बजे के आसपास की बात होगी। हैरानी की बात यह भी है कि गांव के किसी ग्रामीण ने इन दोनों को स्कूटी से जाते देखा नहीं। घर पास में था, 1-1.5 मिनट में पहुंच गए। पूरा घर खाली था, घर पर कोई नहीं था। जय ने इसका ही फायदा उठाने की सोची। ये पहले दरवाजा बंद करता है। इस पर भी खुशबू ने सवाल नहीं किया, ना विरोध जताया कि दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो। इसके बाद जय ने उसका हाथ पकड़ा और हक करने की कोशिश की। खुशबू सब कुछ समझ गई और इसे दूर हटाया, चिल्लाने की कोशिश की, दरवाजा खोलने की कोशिश की। जय इसको बाहर जाने से रोकता है। खुशबू के सामने जय कमजोर पड़ने लगा। इतने में जय ने पास में रखा एक हथौड़ा उठाया और उसके सर पर चला दिया। खुशबू एक पल के लिए फ्रीज हो जाती है। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सामने अंधेरा छा गया। जैसे तैसे स्वयं को संभालती है और जहां भी रास्ता दिखा वहां भागने की कोशिश की। ये सीढ़ियों से ऊपरी फ्लोर पर जाती है। वहां पर एक बाथरूम था। बाथरूम के अंदर गई और वहां का दरवाजा बंद कर लिया। पीछे से जय भी हथौड़ा लेकर जाता है। इसने दरवाजा खोलने की कोशिश की।
अंदर खुशबू सर की चोट की वजह से बेहोश होने लगी थी। दरवाजा खोलने के दौरान उसका हैंडल टूट जाता है। दरवाजा खुल गया। जय ने वापस उसके सर पर हथौड़ा चलाया। वो बेहोश हो गई। जय को डर था कि अगर इसने कुछ बाहर बताया तो दिक्कत हो सकता है। इसके बाद नीचे जाता है और एक कुल्हाड़ी लेकर आया। वो तेज धार थी। उसे उसके गले पर यूज किया। जब यकीन हो गया कि वो अब नहीं रही तब उसके हाथ पर रस्सी से बांधता है। उसे एक ब्लैक शर्ट में लपेटा। अपने माताजी का आंगनवाड़ी वाली साड़ी लेकर आया। कंबल लाया। प्लास्टिक का तिरपाल लाया। सभी चीजों में उसको पैक करता है। अब तिरपाल खुल ना जाए इसलिए ऊपर से केबल वायर बांधता है। सारी चीजें करने धरने के बाद उसे लेकर नीचे आया। उसका वजन काफी ज्यादा था। ठीक से ये उसको उठा नहीं पा रहा। जैसे तैसे नीचे लाया और बाहर खड़ी स्कूटी के पास ले गया। लेकिन उसे उठाकर स्कूटी पर कैसे रखे इसके बस की बात नहीं। पड़ोस के एक घर में मिस्त्री मजदूर काम कर रहे थे। जय ने मदद के लिए एक लेबर को बुलाया। वो लेबर उसकी मदद करते भी हैं। इस दौरान उन्होंने इससे पूछा भी कि इसमें क्या है, इतना भारी क्यों है। जय ने जवाब दिया, कंक्रीट वेस्ट है, घर में कई दिनों से पड़ा था, इसी को फेंकने ले जा रहा है। करीब 2 बजे भरी दोपहर में जय उसे स्कूटी पर ले गया और तालाब में ठिकाने लगा दिया। इस दौरान भी किसी ने इसको देखा नहीं। ये हथौड़ा, कुल्हाड़ी, खुशबू का मोबाइल फोन, बाथरूम के दरवाजे का टूटा हुआ हैंडल सभी नदी में फेंक दिए। खुशबू का चप्पल भी एक झाड़ी में फेंक दिया। घर आकर इसने बाथरूम की, घर की साफ सफाई की। माता पिता के घर आने से पहले सब कुछ नॉर्मल करना है। अगले दिन 12 दिसंबर की सुबह जय वापस तालाब गया उसका हाल देखने के लिए। कहीं लड़की पानी के ऊपर तो नहीं दिख रही। वो दिख रही थी। इसके बाद जय एक पेड़ के भारी भरकम तने का इंतजाम करता है। उसे लेकर तालाब में उतरा और पॉलिथीन में बांध दिए। उसके बाहर से तालाब के ऊपर ना आए। सारी चीजें करने धरने के बाद जय वापस अपने घर चला गया। ये अपना रोज का रूटीन फॉलो करने लगा। समय से कॉलेज जाना, ITI जाना, गांव में इधर उधर घूमना फिरना। जब खुशबू के गायब होने की बात फैली तो जय भी उसे ढूंढने का नाटक करने लगा। उसके घर जाता। गांव के लोगों ने जो 2.5 लाख रुपए जुटाए थे उसमें इसके परिवार का भी कंट्रीब्यूशन था। इसके माता पिता तो खुशबू के ही घर आकर रहने लगे थे। उसकी बहन और माँ को संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन 14 दिसंबर की शाम को लड़की तालाब में मिल गई। जय को क्राइम शोज देखने का शौक था। उससे इसने ठिकाने लगाने के आइडियाज लिए थे। लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले सच्चाई बाहर जरूर आती है। खुशबू का पता चला। पुलिस ने तालाब के पास मिली चीजों की वीडियो सर्कुलेट की जो जय के पिता महेंद्र व्यास के व्हाट्सएप तक भी पहुंची। इन्होंने वीडियो को देखा और काफी हैरान हुए। वीडियो में दिखने वाला कंबल तो ऐसा लग रहा था जैसे कि इनके ही घर का है। तुरंत ही अपने घर पर आकर वो कंबल ढूंढते हैं लेकिन मिला नहीं। कहीं इनके ही घर का तो कंबल वहां नहीं। पिता ने माँ से पूछा, उन्हें भी कोई आइडिया नहीं। इसके बाद माता पिता बेटे से पूछते हैं। बेटा जय डर गया और माता पिता को सब कुछ बता दिए। अब माता पिता को क्या करना चाहिए? इसे पुलिस में सौंप कर खुशबू को न्याय दिलाएं या अपने घर का चिराग बचाएं। इन्होंने बाथरूम के दरवाजे में नया हैंडल लगवाया। फिर से घर की साफ सफाई कराई। घर में पुट्टी और पेंटिंग का काम लगवा दिए ताकि कोई सबूत यहाँ से ना मिले। उधर पुलिस केस में उलझी हुई थी। कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तभी मीडिया में अफवाह उड़ा दिया कि आरोपी का पता चल गया। वो इस विशेष जगह के कैमरे में दिखाई दिया है। ये बातें मीडिया में सुनकर जय घबरा जाता है और उसी जगह के कैमरे की DVR चोरी कर ली जहाँ की पुलिस ने बात की थी, यानी मंदिर। यही टर्निंग पॉइंट था। पुलिस के अनुसार लड़की के पोस्टमार्टम में गलत हरकत करने के प्रमाण नहीं मिले। खुशबू ने काफी बचाव का प्रयास किया होगा। जब जय को लगा होगा कि उस पर काबू नहीं पा सकता तो उसे खत्म कर दिया। बाहर किसी को बता सकती है। 17 दिसंबर तक पुलिस ने तीनों को ऑफिशियली अरेस्ट कर लिए। जय व्यास और उसके माता पिता, रक्षाबेन और महेंद्र। पुलिस ने हथौड़ा और कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली। बाकी सभी चीजें भी रिकवर हो गईं। जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तब जय ने बोला कि इसमें केवल यही अपराधी है, इसके माता पिता का कोई रोल नहीं, उन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन इन्होंने सबूत मिटाने में सहायता की थी। घर के बाथरूम के पुराने दरवाजे पर नया हैंडल मिला। पुलिस आरोपियों को इनके घर ले गई घटना के रिक्रिएशन के लिए। एक एक डिटेल नोट किया जाता है कि इस जगह पर क्या हुआ। इसके माता पिता उस दौरान घर पर नहीं थे। आरोपी ने कहाँ से वो हथियार जुटाए, किसने दिए, कहाँ ये बैठा था, क्या क्या चीजें की, कैसे स्कूटी पर ले गया। इस बीच उस लेबर ने भी पुलिस को सारी चीजें बताई। इनसे झूठ बोलकर कि कंक्रीट वेस्ट है उसे स्कूटी पर रखवाया और ले गया। रिक्रिएशन के दौरान गांव के सैकड़ों लोग भी मौजूद थे। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया। अभी फिलहाल इस केस का क्या अपडेट है इसकी कोई जानकारी नहीं। लेकिन एक न्यूज पोर्टल के कमेंट में एक यूजर ने लिखा कि वो लड़का 1 साल में जेल से बाहर आ गया और खुला घूम रहा है। सेम तरह की घटना फिर से अंजाम देने की कोशिश की। तो वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।